तो आइए, मेन बात क्या है कि प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े। इसके दो पक्ष हैं। एक तो मॉडर्न पक्ष ये कहता है कि हम वैक्सीनेशन के द्वारा अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप के वैक्सीनेशन बनाए। क्या आप देखो कि जो जितने भी वैक्सीनेशंस बने, जो कि हम वैक्सीनेशन चैप्टर में अलग से बता चुके हैं कि उन्हीं बैक्टीरिया वायरस को कमज़ोर करके या मार करके या उनके टॉक्सिन से, और कुछ उनके जो शरीर की जो रचना है जिसको हम आरएनए बोलते हैं, उसके आधार पर, जो कि अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, इन सबको हमने एक अलग चैप्टर में पूरा डिस्कस किया है। क्या उसके बाद भी क्या हम पूर्णतया रोगों को रोक पाते हैं, यानी रोकथाम कर पाते हैं, प्रिवेंट कर पाते हैं? जबकि मेडिकल साइंस में एक सबसे बड़ा स्लोगन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। किसी रोग को रोगी ना होने दें, उससे अच्छा है कि हम उसके बचाव के उपाय ढूंढें, उनको समझें। इसी स्लोगन के अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपनी दिनचर्या को मेंटेन करें। दिनचर्या में सबसे पहले आता है कि सुबह हम प्रातःकाल उठें, और इसका जो सीधा संबंध है वो सन के साथ है या सोलर प्लेक्सस के साथ है। क्योंकि जैसे जैसे सूरज उस एरिया के अंदर आता है तो वहाँ अंदर की जो अग्नि है उसके साथ उसका सीधा संबंध होता है, जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि। और ये सारी अग्नियों का भी हमने जिक्र जो है अग्नि महाभूत के अंदर किया हुआ है। तो जठराग्नि हमारी जो है प्रातःकाल तीव्रतम होती है 10 बजे तक। तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि कम से कम 1.25 घंटे से लेकर के 3 घंटे सूर्य उदय होने से पहले हम बिस्तर को छोड़ दें। इससे क्या फ़ायदा होता है? सबसे बड़ा, हम कॉस्मेटिक एनर्जी से जुड़ते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम प्रेशर से मुक्त हो जाता है। उसके बाद नहीं तो जो हमारा जो मलाशय है, रेक्टम में जो आंत का जो बड़ा हिस्सा है जो नीचे की तरफ होता है, वहाँ मल जमा रहता है, और वो मल रीएब्जॉर्ब होकर के ब्लड में पहुँचने लगता है, और कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट देता है, जिससे बॉडी की नॉर्मल क्रियाएं, जिनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो डिस्टर्ब होने लगती हैं। और सबसे बड़ी एक बात यह है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, उनको धीरे धीरे लैट्रिन साफ़ नहीं आती, जिसको हम बोलते हैं कब्ज, और किसी समय भी लैट्रिन आएगी। कभी आपने देखा कि मनुष्य को छोड़ के कोई भी ऐसा प्राणी, जैसे ही उसकी आँख खुलती है, चाहे पक्षी हो, वो बीट करता है। गाय भैंस सुबह उठते ही गोबर करते हैं। कभी क्या वो दोपहर में करते हैं, या कोई उनका समय है? यानी उनका सबका समय निश्चित है, पर मनुष्य का समय निश्चित नहीं है। और उनको विष्ठा त्याग में, यानी स्टूल पास करने में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लगता है, यानी 1 सेकंड से भी कम का समय, या 2-3 सेकंड में साफ हो जाता है। पर मनुष्य 2-3 सेकंड तो दूर की बात, वो मिनटों और कई बार तो घंटों लैट्रिन में बैठा रहता है। यहाँ से रोग की शुरुआत होती है, और यहाँ से ही प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स मिलते हैं। जब वो टॉक्सिन्स ब्लड में मिलने लगते हैं तो आंतों में खुश्की आने लगती है, ड्राइनेस आने लगती है, जिसके कारण से वहाँ सिक्रीशन कम हो जाते हैं और लैट्रिन सूखने लगती है। जब लैट्रिन सूखने लगती है तो जब वहाँ पर वो पड़ी रहेगा मल, तो इसका सीधा संबंध हमारे नर्वस सिस्टम के साथ है, और नर्वस सिस्टम के साथ होने के कारण से हमारे सिर के अंदर भी भारीपन होता है। यहाँ से चेन शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि कब्ज बहुत सारे रोगों का कारण है। कई बार लैट्रिन तो आ जाती है, 24 घंटे में एक बार आ जाती है, हम सोचते हैं हमारा पेट साफ हो गया। टाइम लगता है वो अलग बात, वो भी कब्ज है। कई बार टूट के 2 बार में लैट्रिन आना, 3 बार में लैट्रिन आना, 4 बार में आना, ये सब कब्ज की ही निशानी है। कई बार लूज मोशन आते हैं, हम सोचते हैं कि लूज हो गए, अब तो कब्ज है ही नहीं। आंतें कमज़ोर हैं, खाना ढंग से नहीं पचा, और इसके कारण से मल जो है पतला होकर के निकल रहा है। तो डायरिया या पतला लैट्रिन होना
ये भी कब्ज की निशानी है, ये उसी के अंतर्गत आता है। तो यदि हमारा पाचन ठीक होगा, पाचन यदि हमारा ठीक होगा तो निश्चित रूप से हमारा निष्कासन यानी जो अंतिम वो है उत्सर्जन, वो भी ठीक ठाक होगा।